देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है? पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी किसने निकाला है। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। जेरोम कार्डन ने इसे निकाला था। ही इज एन इटालियन मैथमेटिशियन। एक बुक का नाम, ये इन्होंने जो फर्स्ट बुक प्रोबेबिलिटी के ऊपर आया था, वो बुक का नाम था बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। ये पहला बुक है जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर लिखा गया था। इसमें किस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया गया था? इसमें सबसे पहले कार्ड गेम के बारे में डिस्कस किया गया था, टॉसिंग कॉइन के बारे में। मतलब प्रोबेबिलिटी का स्टार्टिंग ही ये सारे एग्जाम्पल से किया गया है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे पॉसिबल, प्रोबेबली, लाइकली, चांस। ये सारे वर्ड्स का सेम मीनिंग होता है इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सब का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि इवेंट कभी सर्टेन नहीं होता है। एक एक करके हम लोग सारे वर्ड्स का मतलब समझेंगे, क्योंकि एक एमसीक्यू अगर सॉल्व करने देता है और उसमें वर्ड्स का मीनिंग एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, तो एमसीक्यू बहुत सिमिलर लगेगा, समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली उसका आंसर क्या है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखो, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता क्या है। जब भी हम लोग किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर हम लोग डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या होगा, जिसमें एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जब हम लोग कुछ करते हैं तो उससे कोई रिजल्ट आता है। जैसे अगर हम लोग एक डाइस थ्रो करते हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जहां पर हम लोग कोई एक चीज कर रहे हैं, एक ट्रायल कर रहे हैं, और उससे बहुत सारा आउटकम आ सकता है, मिनिमम 2 आउटकम आना चाहिए। इसलिए एक्सपेरिमेंट का हम पहले लिखे टॉसिंग अ फेयर एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ फेयर कॉइन होगा। टॉसिंग अ फेयर कॉइन एंड इट हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स। टॉसिंग अ फेयर कॉइन कर दो, एक्सपेरिमेंट को काट दो, तो टॉसिंग अ फेयर कॉइन्स एंड इट हैज 2 पॉसिबल आउटकम। अगर हम लोग एक फेयर कॉइन को टॉस करते हैं और उससे 2 आउटकम आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये क्या है कि एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या है इसमें, हेड या टेल एक इवेंट है। तो इसमें 2 इवेंट है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसका 2 आउटकम है, 2 रिजल्ट है। तो इवेंट क्या होता है, हेड और टेल। अगर एक डाइस थ्रो करते हैं, तो मेरा एक्सपेरिमेंट क्या है, थ्रोइंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस, ये मेरा क्या है, एक्सपेरिमेंट। इसमें मेरा इवेंट क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा इवेंट हो सकता है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट होता है जब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टोटल कितना इवेंट आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं, तो कितना इवेंट टोटल आ सकता है, 2 ही इवेंट आ सकता है, या तो हेड या तो टेल, टोटल 2 आ सकता है। तो 2 एग्जॉस्टिव इवेंट्स हुआ जब 2 ही आ सकता है। अगर हम लोग एक डाइस थ्रो करते हैं, तो 6 एग्जॉस्टिव इवेंट होता है। तो इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या डिफरेंस है, इवेंट एक टाइम पे एक ही बोलते हैं हम लोग, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पर एग्जॉस्टिव इवेंट में हम लोग बोलते हैं टोटल 2 इवेंट आएगा, हेड एंड टेल। तो इवेंट में हेड और टेल, एग्जॉस्टिव इवेंट में हेड एंड टेल। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है इक्वली लाइकली इवेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इफ द चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच इवेंट इज इक्वल और सेम। मतलब आज अगर हम लोग कोई डाइस थ्रो करते हैं, तो हेड आने का और टेल आने का दोनों का चांस सेम है, दोनों का 1/2 है, आई मीन हाफ हाफ है। अगर हम लोग एक डाइस थ्रो करते हैं, तो पूरा 6 नंबर का 1 to 6, पूरा 6 नंबर का आने का चांस इक्वल है। तो 1/6 1/6 1/6 सारे नंबर का चांस है। अगर हम लोग एक कार्ड कार्ड प्ले कर रहे हैं और उसमें 52 कार्ड्स का पैक है, तो कोई भी नंबर मेरे हाथ में आने का चांस 1/52 है। तो हर एक का इक्वल चांस है आने का। इसको कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। जब भी कोई इक्वल चांस वाला चीज हम लोग करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो उसमें इक्वली लाइकली इवेंट वो होता है। जैसे
इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस, अगर हम फेयर कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल आने का इक्वल चांस है, इसको बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है जब एक चीज एक टाइम पे, मतलब एक टाइम पे दो आंसर नहीं आ सकता। जैसे कि अगर हम लोग एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल एक ही टाइम पे एक साथ तो नहीं आ सकता, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर हम लोग एक डाइस थ्रो करते हैं तो एक डाइस से एक टाइम पे एक नंबर ही आएगा, दो नंबर तो नहीं आ सकता, देन इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी एक रिजल्ट, कोई भी एक इवेंट एक टाइम पे एक ही आ सकता है, हम दो नहीं ला सकते, उसको कहते हैं इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो एक डाइस थ्रो करना क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक कॉइन टॉस करना क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कार्ड जब हम बांट रहे हैं तो उसमें 10 आने का चांस कितना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो क्योंकि एक टाइम पे मेरे पास, अच्छा नहीं, जब हम कार्ड बांट रहे हैं देन इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि हो सकता है जब हम कार्ड बांट रहे हैं तो मेरे हाथ में एक ही टाइम पे दो 10 आ जाए, एक रेड का 10 आ गया, एक ब्लैक का 10 आ गया, देन इट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। पर कॉइन टॉस करने में और डाइस थ्रो करने में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होता है म्यूचुअली का ही ये लैंग्वेज है। जैसे देयर कैन बी टू इवेंट्स हेड एंड टेल, हम लोग जानते हैं दो ही इवेंट होता है हेड और टेल एक कॉइन थ्रो टॉस करने पे। तो इसको लैंग्वेज इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एच इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ टी, क्योंकि जब एच आएगा तो टी नहीं आएगा, एंड टी इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ एच, मतलब जब टी आएगा तो एच नहीं आएगा। If H and T are mutually exclusive and exhaustive, exhaustive मतलब टोटल, अगर H और T ही दो ही रिजल्ट है टोटल और वो लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब H आएगा तो T नहीं आएगा, T आएगा तो H नहीं आएगा, तो ये लोग क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। सिंपल इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट होता है जब एक टाइम पे हम एक ही इवेंट आ सकता है। जैसे हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो एक टाइम पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दिस इज सिंपल इवेंट, कोई एक रिजल्ट आना, कोई एक इवेंट ही होना। कम और जैसे एक डाइस थ्रो कर रहे हैं, एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उससे कोई एक ही नंबर आएगा, एक ही इवेंट होगा, दिस इज सिंपल इवेंट। पर अगर हम एक टाइम पे दो डाइस थ्रो कर रहे हैं तो दो अलग नंबर आ सकता है, इसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। जब एक टाइम पे हम दो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो दो डिफरेंट नंबर आ सकता है, दो डिफरेंट इवेंट आ सकता है। अगर हम एक टाइम पे दो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए, दोनों में टेल टेल आ जाए, एक में हेड आए एक में टेल आए, मतलब कोई भी दो इवेंट हो सकता है, क्योंकि हम दो कॉइन टॉस किए हैं तो दो इवेंट तो होगा ही, इसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। तो सिंपल इवेंट है जब कोई एक ही आंसर आता है, कंपाउंड इवेंट है जब दो या दो से ज्यादा आता है। इसलिए हम एग्जाम्पल में दिए हैं if two dice are thrown at a time, अगर हम एक टाइम पे दो डाइस थ्रो करते हैं, any two numbers are turned up, कोई भी दो नंबर आएगा मेरे पास, it is a compound event। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट होता है two events are said to be independent if the occurrence of one does not affect the occurrence of other। जैसे कि अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो अभी हेड आया, दूसरी बार अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो क्या पहली बार जो हेड आया था उसका कोई इफेक्ट होगा उस पे, नहीं। अभी हम कॉइन टॉस किए, इक्वल चांस था हेड और टेल आने का, हम जब दूसरी टाइम कॉइन टॉस करेंगे तब भी इक्वल चांस ही है हेड और टेल आने का। अभी क्या आंसर आया उससे उसका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लिखे हैं एग्जाम्पल, इफ अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को हम दो बार थ्रो करते हैं, द इवेंट ऑफ गेटिंग 4 इन द सेकेंड थ्रो इज इंडिपेंडेंट। सोचो अभी आया मेरा 6, तो नेक्स्ट टाइम 4 आएगा
इसको कोई लेना देना नहीं है कि पहली बार मेरा 6 आया था, मतलब दोनों डाइस के थ्रो करने के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है डिपेंडेंट इवेंट क्या है। देखो इंडिपेंडेंट क्या था, इंडिपेंडेंट था कि अगर हम पहली बार डाइस थ्रो किए और मेरा कोई एक नंबर आया, सोचो 4 आया, तो दूसरी बार जो भी नंबर आएगा उसको पहली बार जो नंबर आया उससे कोई मतलब नहीं है। वो पहली बार 4 आया तो दूसरी बार 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है इसके ऊपर। पर डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, अगर सोचो 52 कार्ड था, एक पैक में 52 कार्ड होता है, हम क्या किए, पहले बार में एक कार्ड उससे निकालकर साइड रख दिए, तो पहली बार इक्वल चांस कितना था, 1/52। सभी का चांस कितना था, 1/52। मतलब मेरे हाथ में हार्ट का रेड आने का, मतलब हार्ट जो डिजाइन होता है कार्ड में, उसका 10 आने का चांस कितना था, 1/52। अब हम क्या किए, उससे वो वाला कार्ड निकालकर साइड में रख दिए। अब कितना कार्ड बचा, 51 कार्ड बचा। तो अब सारे नेक्स्ट टाइम सारे कार्ड का चांस कितना हो गया, 1/51, क्योंकि हम उससे एक कार्ड निकाल लिए हैं। तो पहला इवेंट का दूसरे इवेंट पे फर्क पड़ता है। पहली बार सबका इक्वल चांस था 1/52, जब हम उससे एक कार्ड निकाल के रख दिए तो अब सेकेंड टाइम में सबका इक्वल चांस कितना बचता है, 1/51। तो पहले इवेंट का दूसरे इवेंट पे फर्क पड़ता है, इसलिए इसमें लिखे हैं इफ द ऑकरेंस ऑफ वन डज अफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ अदर। इसमें एक का होने से दूसरे को फर्क पड़ता है। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, हम रिप्लेस नहीं किए कि उसको निकाल के कोई और कार्ड डाल दिए, हम सिर्फ निकाल दिए हैं, this will affect the probability of second card drawn। तो जब हम सेकेंड कार्ड ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/51। तो यहाँ पे फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी का कितना डेफिनेशन है। प्रोबेबिलिटी को टोटल 4 डेफिनेशन में, हम लोग को एक प्रॉब्लम होता था जब हम लोग सम्स करते थे कि कभी ये फॉर्मूला यूज कर लेता था, कभी वो फॉर्मूला यूज कर लेता था। स्टूडेंट के माइंड में हमेशा होता था कैसे इसको समझ में आता है कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये टीचर कैसे समझते हैं, क्योंकि वो लोग हम लोगों को डेफिनेशन के बारे में नहीं बताते हैं। प्रोबेबिलिटी को टोटल 4 डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और इसको 4 डिफरेंट तरीके को कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स। तो अगर बोलता है प्रोबेबिलिटी का कितना स्कूल ऑफ थॉट्स है, तो हम लोग बोलेंगे 4 स्कूल ऑफ थॉट्स है, मतलब 4 डेफिनेशन है। डेफिनेशन को यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट्स बोला गया है। टोटल 4 डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन, एम्पिरिकल डेफिनेशन, सब्जेक्टिव डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन। 4 डेफिनेशन है। ये एक एक डेफिनेशन से एमसीक्यू पूछता है, इसलिए एक एक डेफिनेशन को कवर करेंगे। सबसे पहला है क्लासिकल डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन को प्रायोरी डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन भी कहते हैं। ये सबसे पुराना और सबसे सिंपल डेफिनेशन है। इससे जब सम्स आ जाता है तो हम लोग बहुत इजीली कर लेते हैं। It is based on the assumption that the outcomes of an experiment are equally likely and mutually exclusive। ये टर्म अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेफिनेशन में हम लोग का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो इक्वली लाइकली होता है, मतलब अगर सभी का हम लोग चांस इक्वल रखेंगे, मतलब इसमें कौन कौन का सम आएगा, जैसे एग्जाम्पल हम दिए हैं, एक बैग है जिसमें 6 ग्रीन बॉल है और 4 रेड बॉल है। हम पूछ रहे हैं तुम लोग से कि ग्रीन बॉल आने का चांस कितना है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, मैम टोटल बॉल है 10, तो टोटल 10 बॉल है, उसमें ग्रीन आने का चांस कितना है, 6 बार, मतलब हम 6 बार निकालेंगे। सोचो हम 10 बार उससे बॉल निकाले तो 6 बार ग्रीन जरूर आएगा, क्योंकि उसमें 6 बॉल है। एक बैग के अंदर 10 बॉल है, उसमें 6 ग्रीन है, 4 रेड है। अगर हम हाथ डाल डाल कर उससे बॉल निकालेंगे 10 बार, तो ये तो कंफर्म है कि उससे 6 बार ग्रीन बॉल ही निकलेगा, बाकी 4 बार रेड बॉल निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 बार नहीं निकला ग्रीन बॉल। तो
यहाँ पर हम लोगों को एग्जैक्टली पता है कि 6 टाइम्स ही ग्रीन बॉल आएगा और टोटल बॉल पता है हम लोगों को 10 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 6/10। तो यहाँ पर हम डिफरेंट लैंग्वेज में इसको बता रहे हैं, इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर ग्रीन आया तो रेड नहीं आएगा, रेड आया तो ग्रीन नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक साथ दो बॉल नहीं आ सकता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब बोल रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। टोटल कितना आ सकता है, 10 बार हम लोग को निकालना है, तो इक्वली लाइकली केसेस कितना है 10, टोटल 10 बार होगा। उसमें ग्रीन फेवरेबल केस मतलब हम ग्रीन लाने का बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए फेवरेबल केस कौन सा है, ग्रीन। तो ग्रीन टोटल कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। तो पी ए एक इवेंट है, मतलब डाइस थ्रो करना, बॉल निकालना, ये एक इवेंट है, इसलिए इसको ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ए, पी ए का मतलब ही पी है, पी मतलब ही प्रोबेबिलिटी है, ये हम डिफरेंट लैंग्वेज में लिख कर दिखाए हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल केस को हम लोग एम बोलेंगे और टोटल केसेस को हम लोग एन बोलेंगे। ये क्या है, इसको कहते हैं पी नॉट। पी नॉट मतलब अगर 6 बार ग्रीन निकलेगा तो 4 बार ग्रीन नहीं निकलेगा। तो अगर पी ए है 6/10 तो पी ए नॉट रहेगा 4/10, क्योंकि 4 बार जरूर ग्रीन उससे नहीं निकलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, मतलब 1 माइनस 6/10, तो क्या आएगा 4/10। अगर पी ए का फॉर्मूला एम एन था तो यहाँ पे भी हम लोग एम बाई एन लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से पी नॉट को हम लोग क्यू कह सकते हैं। इसमें दो वर्ड यूज होता है, एक पी एक क्यू। पी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और क्यू मतलब होता है नॉट प्रोबेबिलिटी। मतलब एक और चीज यहाँ पे तुम लोग लिख लो, पी ए के नीचे लिख लो स्मॉल p देकर, p इक्वल टू सक्सेस, q इक्वल टू फेलियर। p इक्वल टू सक्सेस, q इक्वल टू फेलियर। मतलब जब हम लोग से पूछ रहा है ग्रीन बॉल कितना आएगा, तो हम लोगों के लिए फेवरेबल कौन सा है, सक्सेस क्या है, ग्रीन बॉल लाना, और अगर रेड आ गया तो वो फेलियर है। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमको ग्रीन बॉल लाने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो यहाँ पे ग्रीन बॉल लाना इज सक्सेस, और अगर रेड बॉल आ रहा है तो हम लोग का फेलियर हो रहा है, दैट इज क्यू है। लिमिटेशंस का मतलब है ये डेफिनेशन क्यों, क्यों दूसरा डेफिनेशन लाना पड़ा, क्यों एम्पिरिकल डेफिनेशन लाना पड़ा। इस डेफिनेशन में जरूर कोई प्रॉब्लम होगा, तभी दूसरा चीज आता है। अगर पहले में प्रॉब्लम है तभी हम लोग दूसरे चीज के सर्च में जाते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इफ द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली देन वी कैन नॉट फाइंड द प्रोबेबिलिटी। देखो, रेड आने का चांस इक्वल है, ठीक है। अगर रेड आने का चांस इक्वल है, कौन सा रेड ग्रीन बॉल पहले आएगा, इसका चांस तो इक्वल है। मतलब ग्रीन बॉल आने में कोई तो ये नहीं है कि ये ग्रीन बॉल पहले आएगा वो ग्रीन बॉल बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वली लाइकली का मतलब क्या था, इक्वल चांस होना, सबके पास इक्वल चांस होने को हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली। जैसे जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो सभी को इक्वली लाइकली चांस दिया जाता है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं हो रहा है, पार्शियलिटी नहीं हो रहा है मतलब इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। तो ग्रीन बॉल आना इक्वली लाइकली है, कोई कंडीशन नहीं रखा गया है, तो इसलिए इक्वली लाइकली। सोचो कंडीशनल, यहाँ कंडीशन रख देता कोई, अगर कि हर दूसरे बार में ही ग्रीन आना चाहिए, सोचो ऐसा कंडीशन रख देता कि सेकेंड टाइम में, फोर्थ टाइम में, सिक्स्थ टाइम में, ये सब टाइम पे ग्रीन मतलब रेड आना चाहिए, मतलब सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ, ये 4 टाइम पे रेड आना चाहिए, बाकी 6 बार में ग्रीन आना चाहिए। हर ऑल्टरनेटिव विड्रॉ में जब हम लोग बॉल ड्रॉ करेंगे तो हर ऑल्टरनेटिव में ग्रीन रेड आना चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। अगर कोई कंडीशन है सम में तब वो इक्वली लाइकली नहीं है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं था।
जब भी ग्रीन आ सकता है, तो इक्वल चांस था ग्रीन आने का, तो इसको कहते हैं इक्वली लाइकली। पर सोचो अगर सम में कंडीशन दिया है, तब तो क्लासिकल मेथड से वो नहीं हो पाएगा, क्लासिकल डेफिनेशन से नहीं हो पाएगा, वहां पे ये डेफिनेशन फेल हो जाता है। फिर सोचो टोटल नंबर ऑफ केसेस आर इनफाइनाइट, तब कैसे होगा? जैसे अभी इंडिया में टोटल कितने कोरोना पेशेंट हैं, सोचो हम तुम लोग से पूछ रहे हैं कि कितने टोटल में कितने ठीक हो गए। तुम लोग से अगर हम पूछे कोरोना पेशेंट टोटल कितना था, उसमें से कितना ठीक हो गया, तुम लोग मेरे को ये बता सकते हो एग्जैक्टली कितना कोरोना पेशेंट अफेक्टेड है अभी राइट नाउ? नहीं। तो ये नंबर ऑफ केसेस इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट है तो हम डिवाइड, तो मेरे को टोटल चाहिए ना। जैसे मेरे को कंफर्म पता था उस बैग में 10 बॉल है, उसमें से 6 ग्रीन है, ये भी मेरे को पता था। अगर मेरे को ये दो बात ना पता रहे तो हम कैसे निकालेंगे? सोचो कोरोना का केस का मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जैसे न्यूज में आ रहा है कि 40% लोग अफेक्टेड हैं, 60% लोग क्योर हो जाते हैं। ये तुम लोग प्रोबेबिलिटी निकाला है ना, कंफर्म तो एकदम एग्जैक्टली तो दिया नहीं है, यही डेटा है 100%, ऐसा तो है नहीं। वो लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है कि 60% लोग क्योर हो जा रहे हैं, 40% अफेक्टेड ही रहते हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं। तो उन लोगों को ना तो टोटल नंबर ऑफ केसेस पता है, ना तो एग्जैक्टली कितना ठीक हो जा रहा है वो पता है। इस तरीके के केसेस में क्लासिकल डेफिनेशन नहीं वर्क करता है। थर्ड में हम लिख दिए हैं एन इज नॉट नोन। एन क्या था? नीचे वाला टोटल, टोटल को हम एन बोले थे, तो एन हमको पता ही नहीं है, तब ये डेफिनेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है एम्पेरिकल डेफिनेशन क्या है? एम्पेरिकल डेफिनेशन को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बोलेगा व्हेन द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली देन which definition we cannot follow। अगर आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है तो कौन सा डेफिनेशन फॉलो नहीं होगा? तब हम लोग क्या बोल देंगे? क्लासिकल डेफिनेशन फॉलो नहीं होगा। बहुत क्लियर है। अगर बोल देगा वेयर द टोटल नंबर ऑफ केसेस आर इनफाइनाइट देन विच डेफिनेशन इज नॉट सुइटेबल टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन इज नॉट सुइटेबल देन। तो इस तरीके से एमसीक्यू पूछ लेगा। अब बोल रहा है एम्पिरिकल डेफिनेशन का दूसरा नाम है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। ये किसी भी लॉजिक पे बेस नहीं करता है, याद रहे एम्पेरिकल डेफिनेशन का कोई लॉजिक नहीं है। तो तुम लोग मेरे को अगर बोलोगे मैम लॉजिकली तो ये रॉन्ग है, तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि एम्पेरिकल डेफिनेशन लॉजिक को फॉलो नहीं करता। एम्पेरिकल डेफिनेशन पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट कंडीशन को देखकर वर्क करता है। जैसे कि अगर हम एक हॉस्पिटल का डेटा निकाले, हम एक हॉस्पिटल में घुसे से हम एमरी में एंटर की, एमरी में जब हम एंटर किए तो हम देखे कि हर दिन अगर 10 बच्चा वहां बॉर्न होता है तो उसमें से 6 लड़की होती है, 4 लड़का होता है। ऐसा हम 10 डेज तक देखे हैं, वहां पे जाके हम ऑब्जर्व किए कि हर दिन लड़की ज्यादा होती है, लड़का कम होता है। तो हम कंक्लूड क्या कर देंगे? लड़कियों के होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इंडिया में। हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं? ये नहीं कि उस एरिया में, उस हॉस्पिटल में, हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं? इंडिया में लड़कियों का बर्थ रेट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बॉयज। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हम एक हॉस्पिटल को देखकर, वो भी 10 डेज के ऑब्जर्वेशन में सिर्फ एक हॉस्पिटल को देखे और पूरा इंडिया के लिए कंक्लूड कर रहे हैं, दिस इज नॉट लॉजिकल। पर हम अपना प्रेजेंट कंडीशन और अपना पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए ये कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये करना इज एम्पेरिकल डेफिनेशन। तो बोल रहा है एग्जाम्पल आउट ऑफ 100 न्यूली बॉर्न बेबीज 55 आर गर्ल्स इन द डेटा। मेरे पास जो डेटा है उसमें मेरे को दिख रहा है कि 100 बच्चे हुए थे, उसमें से 55 गर्ल्स थी। तो हम क्या बोल दिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स बर्थ इज 55%, लड़कियों का ज्यादा है बर्थ रेट।